महज 16 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे कृष्णचंद्र पांडे जी को पत्थरों से प्यार हो गया। समय बीतता चला गया और इनका प्यार पत्थरों के प्रति और भी गहरा होता चला गया। जमाना जिन पत्थरों को ठोकर मारकर आगे निकल जाता है, पांडे जी ने धरती मां के गर्भ से निकले इन बेशकीमती धरोहरों पत्थरों को बहुत ही बखूबी और लगन से संजोते चले गए और फिर पत्थरों के खजानों में इन्होंने हजारों रंग बिरंगे अजूबे शामिल कर दिए। आपको बता दें कि गारगोटी द मिनरल म्यूजियम के नाम से इनके नासिक और दिल्ली में म्यूजियम भी हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं साधना टीवी संवाददाता से पांडे जी की हुई खास बातचीत। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है केसी पांडे जी, जो कि गारगोटी द मिनरल म्यूजियम के सीएमडी है। इसके अलावा ये किसी प्रतिभा के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चले कि ये शिरडी के पूर्व ट्रस्टी भी रह चुके हैं और ये इंडियन नेवी में अधिकारी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। तो आइए खास बातचीत करते हैं पांडे जी से। पांडे जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने 1978 में इंडियन नेवी ज्वाइन किया, वहाँ पर आप एक अधिकारी के पद पर तैनात थे। उसके बाद आपने 1993 में वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा क्या था कि आपने क्यों रिटायरमेंट लिया वहाँ से? जी, जब पहली बार लगभग 16 साल की उम्र में मैंने पहला पत्थर उठाया था तो मुझे एक डिवाइन वाइब्रेशन, एक डिवाइन बॉन्ड की अनुभूति हुई थी और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इन पत्थरों के लिए बहुत कुछ करना है। भारतीय नौसेना की नौकरी ने मेरी काफ़ी मदद की, मेरे अंदर काफ़ी ट्रेट्स डेवलप किए जिसको आप लीडरशिप ट्रेट्स कहते हैं, एक जुझारूपन डेवलप किया व्यक्तित्व के अंदर। उन्हीं सब ट्रेट्स को लेके मैंने अपनी यात्रा शुरू की पत्थरों की और आज इस मुकाम पर भारत के पत्थरों को लेके आए। साथ में इन्होंने हमें भी गौरवान्वित किया। इतनी कम उम्र में आप में पत्थरों के प्रति एक रुचि थी, आप चाहते थे कि देश की एक बेशकीमती धरोहरों को मैं सबके सामने रखूं। ऐसा क्या आपको इनमें नजर आया? क्यों आप इस पत्थरों के साथ आपका लगाव था? ऐसा क्या बात थी? देखिए, देशभक्ति तो हर भारतवर्ष के नागरिक के अंदर है, लेकिन जब आप फौज में जाते हैं तो एक तरह से आपके ऊपर एक देशभक्ति का लेबल लगता है और चूंकि आप उस माहौल में रहते हैं तो शायद उसकी जागृति ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ी ड्राइव जो मुझे मिली भारतीय नौसेना से मिली और मैंने आपसे कहा कि ऐसा व्यक्तित्व निखारने में भारतीय नौसेना ने मेरी मदद की और एक देशभक्ति का एक नमूना मेरे अंदर जो जागृत था, तो मैंने कहा कि विश्व के पटल पे भारत के झंडा कैसे, भारत के मिनरल के झंडे को मैं ले जा सकूं, और उसी का ये परिणाम है। मैं बार बार यही कहूँगा कि भाग्य और पुरुषार्थ के संगम ने मेरा साथ दिया और मैं जो कुछ कर सका इस फील्ड में, उसमें सबका सहयोग है। बात करें इस म्यूजियम की, इस म्यूजियम में से क्या खास बात है? क्यों लोग यहाँ पर आए? क्या आप में ऐसे आकर्षक चीज़ें हैं जो हमें वहाँ नहीं मिलती? क्योंकि ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका म्यूजियम सबसे अनोखा म्यूजियम है, सबसे अलग म्यूजियम है। और कुछ क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को ताकि लोग इसके प्रति, मतलब पत्थरों के प्रति उनका रुचि ज़्यादा जाए? देखिए, पहली बात तो इस म्यूजियम के बारे में बताऊंगा कि ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक व्यक्तिगत मेरा संग्रह है और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा जियोलाइट का संग्रह है। एक बार और कहना चाहूँगा, पूरे विश्व का जियोलाइट का सबसे बड़ा संग्रह है। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति का कहीं भी दुनिया में इतना बड़ा म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम का जो कारोबार है नेचुरल हिस्ट्री का, वो सब या तो वो सरकारें, फेडरल गवर्नमेंट करती हैं या एनजीओज करती हैं, जैसे बिल गेट फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, इंदिरा गांधी फाउंडेशन है। ये सौभाग्य शायद मुझे ईश्वर ने दिया कि मैं पहला विश्व का व्यक्ति हूँ जिसने लोगों के लिए म्यूजियम बनाया और मैं टैक्स सरकार को भरता हूँ अप टू द एक्सटेंड ऑफ 30 लाख जो भी है। मैंने एनजीओ इसलिए नहीं बनाया कि तमाम सारी एनजीओ की बारे में चर्चा होता है कि वो लोग पैसे साइफन करते हैं और उसका पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो एक फौजी होने के नाते मेरे अंदर ये जिद था कि मैं एनजीओ नहीं बनाऊंगा। मेरे अपने जो संसाधन हैं, जो भी मैं कर पाऊंगा वो अपने संसाधनों से करूंगा, सरकार को उसको टैक्स भरूंगा, सरकार को उसकी रॉयल्टी भरूंगा और मैंने वही करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा भारतवर्ष के लोगों को कि भारत अभी भी सोने की चिड़िया है। ये तो समुद्र का एक ड्रॉप है जो मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की। भारत अपार संपदाओं का देश है, चाहे वो जन संपदा हो, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वो वानस्पतिक संपदा हो, चाहे वो बौद्धिक संपदा हो, चाहे हमारी साहित्यिक संपदा हो। कितनी भी आप अगर जितना आप अध्ययन करेंगे आपको लगेगा कि भारत एक अभूतपूर्व देश है, अभी भी सोने की चिड़िया है। मैं इस म्यूजियम के माध्यम से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी भी भारतवर्ष के अंदर अपार संपदाएं छुपी हुई हैं और टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। मैं इस म्यूजियम के माध्यम से भारत सरकार को, भारत के लोगों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, मुझे एबीसीडी जियोलॉजी की नहीं आती, इन पत्थरों की सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध किया और उसी के तहत मेरी यात्रा चली और मेरे म्यूजियम का जो थीम है कलेक्शन का, दैट इज़
द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द मदर अर्थ इन द क्रिस्टल फॉर्म। तो जो मुझे सुंदर लगा वो मैंने संग्रह किया। बाद में मुझे पता चला कि ये करोड़ों की संपदा है और अब अरबों की संपदा हो गई है। अगर मैं बात करूँ जियोलाइट की, अभी आपने जियोलाइट का जिक्र किया, तो हर कोई इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। जियोलाइट क्या है, इसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, जियोलाइट बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है और ये जियोलिटिक शब्द से निकला हुआ है। इसका मतलब होता है बॉइलिंग वाटर ग्रीक भाषा में। और बेसिकली दे आर वॉल्केनिक ट्रैप रॉक्स। जब ज्वालामुखी, लगभग डेक्कन प्लेटो के पत्थर ज़्यादा आप मेरे पास पाएंगी, वैसे ज्वालामुखी कई जगह निकले हुए हैं, कई जगह लाइव वॉल्केनोज अभी चल रहे हैं। लेकिन जो डेक्कन प्लेटो जिनका मुझे महारत हासिल है जिन पत्थरों के बारे में, तो ये 650 लाख वर्ष पहले ये पृथ्वी दहकती हुई लावा थी और उसी के प्रादुर्भाव से इन पत्थरों का सृजन हुआ। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सृजन और विनाश एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ एक तरफ विनाश होता है वहाँ कुछ सृजन होता है। तो उसी प्रकृति के इस खेल का एक नायाब नमूना है ये, कि इसको मैं पाषाण पुष्प भी कहता हूँ। तो जो पत्थरों में मेरी महारत है वो लगभग 650 लाख वर्ष पुराने हैं और ये अपने मौलिक रूप में है, ये अपने क्रिस्टल फॉर्म में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसमें अपार क्षमता है, अपार ऊर्जा है और सब पॉजिटिव एनर्जी है। ये इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दे आर द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। इसके ऊपर किसी पंडित या ज्योतिषी की निगाह नहीं पड़ी और ना एक ऐसा तंत्र हुआ, क्योंकि ये बहुतायत में एप्लीकेबल नहीं हुए। सरकार इसको नहीं संभाल पाई क्योंकि इनकी फाइंड बड़ी रैंडम है, इनका मास डिपॉजिट नहीं है। अनलाइक योर ग्रेनाइट, मार्बल, डायमंड और एमराल्ड और एनी ओर्स, ये बहुत ही रैंडम फाइंड है, इनकी इंसिडेंटल फाइंड है। तो इकोनॉमिकली किसी भी सरकार के लिए वायबल नहीं है कि इसका कुछ खनन कर सके, इसका संग्रह कर सके। तो हमारे जैसे 2-4 लोग हैं और चूंकि मैंने आपसे कहा कि एक फौज में जो जुझारू प्रकृति है, मैंने इसको और एक्सप्लोर करना चाहा। वरना इसको लोग सदियों से कर रहे थे, लेकिन इस रूप में कभी ने किसी ने करने की क्षमता नहीं रही या उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने एक गौरव के रूप में, एक देशभक्ति के रूप में इसको अपनाया और सोचा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये बता सकूं कि ये तो एक मात्र छोटा सा अंश है भारत माँ के आंचल का। ऐसी कई विधाएं हैं भारत माँ के आंचल में कि जो भारत को विश्व गुरु आज ही बनाने के लिए तत्पर है। 10 साल 20 साल का वेट करना नहीं है। अगर हम सुधर जाएंगे तो आज ही विश्व गुरु भारत बन जाएगा। यूपी डायरी में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।